16 अगस्त 1946 ये दिन डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। ये वो दिन है जब कलकत्ता की सड़कों पर नफरत और हिंसा का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे विश्व ने इतिहास में कभी देखा नहीं था। तलवारें और लाठियां धर्म के नाम पर उठाई गईं, घरों को जलाया गया, बच्चों को मारा गया, औरतों और लड़कियों का रेप करके उनके हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें बालों के सहारे मीट की दुकानों पर लटका दिया गया। ये एक ऐसा नरसंहार था जिससे पूरा बंगाल खून से रंग गया। साल 1946 जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, तभी इस स्वतंत्रता की आड़ में छुपी थी सत्ता की लालच और देश के बंटवारे की चाहत। एक तरफ जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी सत्ता की लालच के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मांग थी कि उन्हें एक अलग देश दिया जाए, पाकिस्तान। और जब कांग्रेस के साथ जिन्ना की बात नहीं बनी तो 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने कैबिनेट मिशन को ठुकरा दिया और अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उसने बोला कि मुस्लिम लीग संघर्ष की तैयारी कर रही है। अगर मुसलमानों को अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन शुरू कर देंगे। और अगले दिन 30 जुलाई को जिन्ना ने ये ऐलान किया कि 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन का दिन होगा। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन रमजान का 18वां दिन था और रमजान के 18वें दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी। बैटल ऑफ बद्र यानी 313 मुस्लिम लोगों ने काफिर यानी नॉन मुस्लिम लोगों की एक सेना को परास्त किया था और यहीं से इस्लाम के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार इस दिन को चुना गया एनिहाइलेशन ऑफ हिंदूज के लिए। जिन्ना ने डेट तो अनाउंस कर दी थी, लेकिन अब बारी थी इसको अंजाम देने के लिए जगह की। डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम देने के लिए एक ऐसा राज्य चाहिए था जहां मुस्लिम लीग सत्ता में हो, प्रशासन पर पूरा कंट्रोल हो और जहां कम्युनल टेंशन की चिंगारी को भड़काया जा सके। उस टाइम पर पूरे भारत में बस 2 ही ऐसी स्टेट थी जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, सिंध और बंगाल। सिंध की सत्ता गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के हाथ में थी, लेकिन गवर्नर के इंटरफेरेंस और मजबूत विपक्ष होने के कारण उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। दूसरी तरफ था बंगाल, जो उस टाइम पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था हुसैन शहीद सुहरावर्दी। प्राइम मिनिस्टर इसलिए क्योंकि उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं होते थे। सुहरावर्दी की बंगाल में पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, पुलिस और सिस्टम पर पूरा कंट्रोल था और ये एक ऐसा इंसान था जो अपने निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। साथ ही इसके जिन्ना से रिश्ते भी बहुत मजबूत थे और इसीलिए जिन्ना ने इसे चुना। इस टाइम पर बंगाल में जो मुस्लिम थे वो मेजोरिटी में थे। बंगाल की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 55% मुस्लिम, 42% हिंदू और बचे हुए 3% अन्य धर्म के लोग थे। लेकिन बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी। कलकत्ता उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डेवलप था और यहाँ की संस्कृति भारत की एक अलग ही पहचान बताती थी, जिस वजह से जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे के लिए बंगाल को चुना। अब जगह और तारीख तय हो गई थी, अब बारी थी इसको अंजाम देने की और इसको अंजाम देने के लिए प्लानिंग स्टार्ट हो गई। सुहरावर्दी ने 16 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद सुहरावर्दी ने जितने भी हिंदू पुलिस ऑफिसर अच्छी पोस्ट पर थे उन सबका रातों रात ट्रांसफर कर दिया और 24 में से 22 पुलिस स्टेशन का चार्ज मुस्लिम ऑफिसर्स को दे दिया। 4 अगस्त 1946 को 400 मुस्लिम गार्ड्स की एक रैली होती है और कुर्बानी देने का ऐलान किया जाता है। जैसे जैसे 16 अगस्त का दिन पास आ रहा था, तैयारी और तेज हो रही थी। मुस्लिम दुकानों पर पाकिस्तान लिख दिया गया और मस्जिदों से ऐलान किया गया कि 16 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हों। अगर आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है तो आपको ये सीन जरूर याद होगा। कुछ इसी प्रकार के नारों से उस टाइम पर बंगाल गूंज रहा था। 16 अगस्त 1946 की सुबह लाखों की तादाद में दंगाइयों की एक भीड़ हावड़ा से कलकत्ता की तरफ बढ़ती है। इनके हाथों में मुस्लिम लीग के झंडे होते हैं और ये कुछ इस टाइप के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान, हिंदुओं को मार दो। कलकत्ता के शहीद मीनार के पास ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं। पूरे बंगाल में पाकिस्तान की मांग की आग लगी थी और सुहरावर्दी का इस भीड़ के सामने दिया गया भाषण इस आग में घी का काम करता है। उसने अपने भाषण में कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी पुलिस और प्रशासन का अधिकारी तुम्हें रोकने नहीं आएगा। हमें अपना मुल्क चाहिए पाकिस्तान, आगे बढ़ो और सभी काफिरों को मार दो। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस भीड़ में दंगाइयों की संख्या अलग अलग बताई गई है। स्टार ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इस भीड़ में लगभग 1 लाख लोग थे। मुस्लिम स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग इस भीड़ में लगभग 5 लाख लोग थे। अब आप खुद देखिए और उस दिन भीड़ का अंदाजा लगाइए। ये सभी हथियार लिए हुए कलकत्ता के हिंदू इलाकों की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो भी रास्ते में आता है
उसको मारते चले जाते हैं। बच्चों को छतों से फेंक कर और खौलते तेल में डालकर मारते हैं। ये लोग महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, उनके माथे के सिंदूर को अपने जूते से मिटाते हैं और हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। मिस्टर जीबी मजुमदार, जो बंगाल के एक्स आईजी पुलिस ऑफिसर थे, वो बताते हैं कि राजा बाजार से जाते समय उन्होंने आदमखोरता का ऐसा दृश्य देखा जिससे उनकी रूह कांप गई। वो बताते हैं जैसे मीट की दुकान पर जानवरों के मांस को हुक से लटका कर रखा जाता है, वैसे ही हिंदू लड़कियों के हाथ पैर काट कर उन्हें बालों से लटका कर रखा गया था। अगस्त के महीने में जब बारिश कलकत्ता की सड़कों को महका दिया करती थी, आज वही सड़कें मासूमों के खून से रंग गई थी। हर तरफ लाशें पड़ी थीं, जिन्हें गिद्ध, चील और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। और जब ये सब कलकत्ता में चल रहा था, तब गांधी जी अहिंसा के मार्ग को अपनाने की अपील करते हैं। उनका मानना था चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने हिंदुओं को बचकर भागने के लिए कह दिया। बंगाल नफरत की आग में चल रहा था। तभी मसीहा बनकर आते हैं गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें प्यार से लोग गोपाल दा और गोपाल पाठा कहकर बुलाते थे। पाठा इसलिए क्योंकि इनकी एक मटन की शॉप थी और बंगाली में बकरे को पाठा कहा जाता है। 16 अगस्त को ये अपनी शॉप पर ही थे जब इन्हें पता चलता है कि मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने 2 दूध वालों के सर काट दिए हैं और पूरे कलकत्ता में दंगे भड़क गए हैं। ये अपनी दुकान को बंद कर देते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में कुछ दंगाई दिखाई देते हैं जो एक घर को जलाने वाले होते हैं। औरतें और बच्चे मदद मांग रहे थे। तभी गोपाल दा उन दंगाइयों पर अपनी तलवार से पूरी ताकत से हमला करते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। गोपाल दा पहले ही एक संस्था के लीडर थे जिसका नाम था भारत जातीय वाहिनी। इस संस्था में लगभग 500 से 800 युवाओं का एक ग्रुप था जो बाढ़ जैसी आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करता था और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता था। उस दिन गोपाल पाठा इस ग्रुप के सभी लड़कों को इकट्ठा करते हैं और वार के बदले पलटवार करने का ऐलान करते हैं और साथ ही बाकी हिंदुओं को भी अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। रात भर लोहार जागकर हथियार बनाते हैं। कई लोग आर्थिक सहायता देते हैं और अगले दिन 17 अगस्त को गोपाल पाठा ने सभी को संबोधित करते हुए ये कहा कि अब समय शत्रु से डरकर भागने का नहीं है, अब समय है पलटवार का। अगर वो हमारा एक मारेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे। और इसके बाद 1.5 दिन तक मुस्लिम लीग की हैवानियत के बाद गोपाल दा और उनके लड़कों ने ऐसा पलटवार किया जिसने जिन्ना और सुरावर्दी के इरादों को सफल होने से रोक दिया। मजबूरन सुरावर्दी को गोपाल पाठा के सामने झुकना पड़ा और उनसे दंगों को रोकने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पर अपनी आर्मी भेजी और हालात को कंट्रोल किया। इस नरसंहार में लगभग 40,000 हिंदू लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जब सब कुछ शांत हो गया तब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और वहां शांति की अपील के लिए अनशन पर बैठ गए। सबसे हथियार समर्पित करने के लिए कहा गया। तब गोपाल पाठा ने हथियार समर्पित करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब बंगाल जल रहा था तब आप कहाँ थे, और जब अगली बार दंगे होंगे तो क्या आप हमें बचाने आएंगे? गांधी जी के पास इसका जवाब नहीं था। गोपाल दा ने कहा, इन हथियारों से मैंने अपने माताओं, बहनों और अपने लोगों को बचाया है। ये हथियार क्या, अगर मैंने उनकी रक्षा के लिए एक कील भी उठाई होती तो मैं उसको भी समर्पित नहीं करता। और ये कहकर गोपाल पाठा वहां से चले गए। गोपाल पाठा वो व्यक्ति थे जो ना होते तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होता। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे भारत की आजादी का वो काला अध्याय है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। आप इन तस्वीरों को देखिए।